फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे गेट लाइफ साइंस एक्सेल की जो केमिस्ट्री पेपर है उनकी मेन ग्रुप एलिमेंट सेक्शन को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें पूछा गया है, जो वन ऑफ द गिवन एलिमेंट्स combine with hydrogen to form yield an electron deficient hydride, identify it। तो देखो, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब की जो एलिमेंट्स होता है हाइड्रेट की, जैसे बेरिलियम जो होता है, बेरिलियम का होता है बेरिलियम हाइड्रेट BH2। कार्बन का क्या होता है CH4। नाइट्रोजन का क्या होता है एमोनिया। और ऑक्सीजन का क्या होता है H2। तो यहाँ पे कौन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्रेट होगा? तो अगर हम लोग इसको देखेंगे, बेरिलियम की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कितना? बेरिलियम तुम्हारा ग्रुप 2 एलिमेंट है, ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 होने के कारण से उसका 2 हाइड्रोजन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन। CH4 का देखा जाए तो कार्बन का 4 होता है, कार्बन ग्रुप 14 में होता है, और 4 हाइड्रोजन है तो 8 इलेक्ट्रॉन। एमोनिया की देखा जाए, नाइट्रोजन ग्रुप 15 में है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और उसके साथ 3 हाइड्रोजन तो 8। H2 को देखा जाए तो ऑक्सीजन ग्रुप 16 में है तो ऑक्सीजन का 6 और 2 हाइड्रोजन तो 8। तो यहाँ पे जो पूछा गया है दैट इज द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मतलब क्या है? देखो, जो जिसका 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या करता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, राइट, ऑक्टेट रूल को। तो यहाँ पे ऑक्टेट रूल को कौन फॉलो नहीं कर रहा है? तो अगर ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो दैट इज द बेरिलियम H2, जो बेरिलियम हाइड्रेट है, क्योंकि तुम्हारा 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन है BH2 में, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, BH2। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बेरिलियम BaO2। देखो, जो बेरिलियम है ये तुम्हारा ग्रुप 2 एलिमेंट है, ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 होने के कारण से तुम्हारा क्या होगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन -1 करके है, ऑक्सीजन का -1 करके है। ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है, बट इसके केस में -1 करके है। और बेरिलियम का क्या हो जाएगा, +2। तो आंसर क्या बन जाएगा, C, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, पार ऑक्साइड फॉर्म में, -1 पार ऑक्साइड लिंकेज की तरह। आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल स्पीसीज फॉलोइंग द डाइवैलेंट हैलाइड्स। तो देखो, हमारा जो हैलाइड्स होता है, जैसे ग्रुप जो 14 है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb, तो इन सब की जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ग्रुप 14 है तो इनका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है। बट इनर्ट पेयर इफेक्ट होने के कारण से, इनर्ट पेयर इफेक्ट जो Pb है, Pb का क्या होता है, +2 स्टेबल होता है। क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट होने के कारण से इसका क्या है, +2 स्टेट में स्टेबल है। तो इसका मतलब आंसर मेरा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा मेरा आंसर D, ठीक है। बाकी सबका ही +4 होता है, बट जो Pb है ये तुम्हारा इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। द फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ NiCO होल 4। देखो, NiCO होल 4 जो है, ये जो कॉम्प्लेक्स हमारा है, जहाँ पे Na जो है, जो CO है ना, हमारा जो CO है, CO क्या है, यहाँ पे न्यूट्रल होता है। CO क्या होता है, न्यूट्रल लाइगेंड। कार्बन जो CO है, इसके कोई चार्ज नहीं है, तो अगर इसका भी चार्ज नहीं है तो निकेल का भी कोई चार्ज नहीं रहेगा। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, A, क्योंकि जो CO है ये तुम्हारा क्या है, न्यूट्रल लाइगेंड। तो ये न्यूट्रल लाइगेंड होने के कारण से उसका कोई चार्ज नहीं है, तो मेरा जो निकेल है उनका भी कोई चार्ज नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछा गया, यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दिया गया है। तो हमें पता है, अगर पीरियोडिक टेबल में तुम लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होता है, और नीचे की तरह जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है डिक्रीज, ठीक है। तो अगर तुम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को देखोगे, ठीक है, और सल्फर की पोजीशन ठीक इसके नीचे होता है, ऑक्सीजन के नीचे, तो नीचे जाने से डिक्रीज होता है। तो सबसे राइट हैंड में कौन है, सबसे राइट हैंड में
फ्लोरीन है तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा, तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, और सल्फर क्या है, नीचे है, ऑक्सीजन की नीचे है, तो नीचे होने के कारण से जब तुम नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, इसलिए सल्फर क्या होता है उसके बाद रहेगा। मतलब सबसे ज्यादा किसका रहेगा, सबसे ज्यादा तुम्हारा रहेगा यहाँ पे फ्लोरीन का, देन होगा ऑक्सीजन का, देन होगा नाइट्रोजन का, देन होगा सल्फर का। ठीक है, ये तुम्हारा इसका आंसर बन जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। Which of the following halides are nitrogen are least basic? ठीक है, बेसिक देखो, लीस्ट बेसिक इसका मतलब क्या है, बेसिसिटी को कैसे डिनोट करता, बेस मतलब डोनेशन ऑफ लोन पेयर, डोनेशन ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर मतलब जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो कौन अपना इलेक्ट्रॉन को अच्छे से डोनेट कर पाएगा, जो अपना नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अच्छे से डोनेट कर पाएगा तो अच्छे से बेस होगा। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, तुम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब तुम्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हो। तुम तो अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो अच्छे से क्या करेगा, और डोनेट नहीं कर सकता है, वो अच्छे से डोनेट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे जो NF3 देख रहे हो, NF3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, तो फ्लोरीन की स्ट्रक्चर ऐसे पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, तो ये क्या करेगा, जो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन है उसको खुद की तरफ पुल करेगा, मतलब माइनस आई इफेक्ट पुल करेगा। तो इससे क्या होगा, जो नाइट्रोजन की जो लोन पेयर था ना, नाइट्रोजन की जो लोन पेयर था वो और अवेलेबल नहीं होगा डोनेशन करने के लिए, क्योंकि उसको तो पुल किया जा रहा है तीनों साइड से। तो इसी कारण से NF3 क्या होगा, यहाँ पे आंसर बन जाएगा जो सबसे लीस्ट बेसिक होगा, मतलब डोनेट नहीं कर सकता है। और अगर तुम्हें पूछा जाएगा मोर बेसिक, जो कौन अच्छे से दे सकता है, तो तब आंसर बन जाएगा Ni3 तुम्हारा मोर बेसिक होगा, क्योंकि देखो आयोडीन का उतना ज्यादा पावर नहीं है विथड्रॉ करने का, तो नाइट्रोजन इजीली लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, तो Ni3 का क्या होगा, मोर बेसिक होगा, और जो NF3 का होगा वो होगा लेस बेसिक। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, जो NF3 है दैट इज द लीस्ट। ठीक है, बिल्कुल नहीं दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, यहाँ पे हमें एक कंपाउंड दिया गया है, ठीक है, और पारऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे पारऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, देखो ऑक्सो ग्रुप लिखा गया है, ऑक्सो मतलब होता है तुम्हारा ऐसे ओ लिंकेज, ठीक है, ओ लिंकेज। तो जो पारऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड है, बेसिकली इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये इंफॉर्मेटिव है, ये बेसिकली H2H2O8 होता है, और ये जो लिंकेज है ना, इस ग्रुप को, ये जो ओ लिंकेज है, इसको बोला जाता है पारऑक्सो लिंकेज। ठीक है, इसका नाम है पारऑक्सो लिंकेज। ठीक है, इंफॉर्मेटिव था, इसको नोट कर लो। अच्छा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, तुम लोग स्ट्रक्चर को, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन एंड स्ट्रक्चर दोनों को नोट कर लेना। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एटम्स इन Na2H2O3, जो Na2H2O3 है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया है। तो देखो Na2H2H3 इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। ठीक है, कुछ इस तरह का होता है, और यहाँ पे जो ए वाला सल्फर है ऊपर वाला, इसका ए वाला सल्फर दो बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ए वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा तुम्हारा -2। ठीक है, तो इधर -2 है, इधर -1 है, इधर -2 है, इधर -1 है, तो ये वाला मिडिल वाला क्या हो रहा है, मिडिल वाला हो रहा है तुम्हारा +6। क्या हो रहा है, +6। ठीक है, मतलब एक सल्फर यहाँ पे जो ये वाला है,
ये वाला एक ऑक्सीजन की तरह बिहेव कर रहा है, जैसे ऑक्सीजन -2 हुआ है ना, तो ये वाला सल्फर एक -2 हुआ है, तो एक बार -2 और एक बार +6। ठीक है, जो मिडिल वाला है, वो क्या हो चुका है यहाँ पे, वो वाला हो चुका है यहाँ पे +6, राइट, ये वाला +6 हो चुका है। और जो ये वाला सल्फर था, ये क्या हो गया, एक -2 की तरह बिहेव किया, मतलब आंसर क्या बन चुका है, आंसर बन चुका है डी, -2 एंड +6। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। Binding of phosphorus in the presence of air produce a highly hygroscopic white compound which reacts with water L। ठीक है, देखो ये जो हाइड्रोस्कोपिक, इसका मतलब क्या है, इज द हाईली रिएक्ट्स विथ मॉइस्चर। जब कोई कंपाउंड मॉइस्चर से बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, मतलब जो एयर में जो वाटर है उनके साथ बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, तो उसको हाइड्रोस्कोपिक कंपाउंड बोला जाता है। तो क्या होता है, ये जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस मतलब P4, इसके साथ जब वाटर को रिएक्शन किया जाता है, ठीक है, एयर की वाटर, तो P4O10 बन जाता है। ठीक है, और इस P4O10 को जब इसके अंदर वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तो ये तुम्हारा क्या बनता है, ये बनता है H3PO4। क्या बनता है तुम्हारा, ये बन जाता है H3PO4, ये तुम्हारा H3PO4 बन जाता है। मतलब यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, ए। पहले तुम्हारा जो फास्फोरस है उसको O2 के साथ रिएक्शन कराए तो P4O10 बना, ठीक है। और ये जो कंपाउंड है हाईली, ये जो बताया जा रहा है हाइड्रोस्कोपिक कंपाउंड है, मतलब एक वाइट कंपाउंड है, वाइट कलर का, और जो वाटर के साथ वापस रिएक्शन करेगा तो H3PO4 बन जाएगा। ठीक है, H3PO4 बन जाएगा। The action of ammonia and H2Cl2 produce थर्मोक्रोमिक क्रिस्टलाइन कंपाउंड हुज केमिकल फार्मूला। उसकी केमिकल फार्मूला क्या होगा, देखो जो H2Cl2 है उसके साथ जब एमोनिया की रिएक्शन होता है तो हमारा एक कॉमन कंपाउंड बनता है, दैट इज द H4N4। ठीक है, अगर मैं इसकी बैलेंस कराऊंगा 6H2N2 उसके साथ 16 एमोनिया और हीट दिया जाता है तो H4N4 प्लस 8S प्लस 12NH4Cl, ये होता है मेरा मेन रिएक्शन। (12NH4Cl), ठीक है। तो ये जो H4N4 का यहाँ पे बन रहा है, H4N4 का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है, H4 कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आ जाता है H4N4 का। ठीक है, H4N4 का, तो ये तुम्हारा H4N4, तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो तुम्हारा आंसर बन जाएगा दैट इज द आंसर डी। ओके, चलो नेक्स्ट रिएक्शन में जाते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन एंड सल्फर इन Na2FeCO होल 4 प्लस Cl2 एंड K2H2O8 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे हमें क्या बोला गया, जो ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन एंड सल्फर का फाइंड करने बोला गया। तो पहले जो कंपाउंड है अगर इसको देखेंगे Na2FeCO होल 4 Cl2 में, ठीक है, तो यहाँ पे Cl2 का -2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन का क्या होना होगा, देखो आयरन का यहाँ पे बाहर भी +2 है, तो अंदर -2 है बाहर +2 है, तो यहाँ पे -2 और +2 तो बैलेंस हो चुका है, और CO तो मेरा होता है न्यूट्रल।
ठीक है, तो मेरा आयरन को क्या होना होगा, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे मुझे 0 हो जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा देखो बाहर भी +2 है, अंदर भी -2 है, तो +2 -2 तो बैलेंस हो चुका है ना, तो यहाँ भी इसके अंदर क्या होना होगा, मेरा 0 ही होना होगा। और नेक्स्ट जो कंपाउंड है दैट इज K2H2O8, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए ऑक्सीजन का -2 करके होता है, ठीक है, तो यहाँ पे -16 और यहाँ पे +2, ठीक है, तो H2 का कितना होना होगा, H2 को तुम्हें +12 होना होगा, ठीक है, तो H2 इक्वल टू अगर +12 है तो एक सल्फर का कितना है, दो सल्फर मिला के तुम्हारा यहाँ पे, दो सल्फर मिला के तुम्हारे यहाँ पे आंसर आ रहा है 12, तो एक सल्फर का तुम्हारा +6, तो आयरन का यहाँ पे आ गया था 0 और सल्फर का आ गया था +6, तो यहाँ पे 0 और +6 कोई भी ऑप्शन में नहीं था, बेसिकली इस साल जो क्वेश्चन था वो गलत था, यहाँ पे बेसिकली ये 0 और 6 होना होगा तब सही होगा, ठीक है, बट यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया था, ठीक है, असल में यहाँ पे रॉन्ग क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ पे आंसर जो होगा 0 और 6, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, तो सबको नंबर दे दिया गया था, ठीक है, जो जो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। Graphite sublimes at very high temperature 3700 डिग्री सेंटीग्रेड दिस ड्यू टू, ग्राफाइट जो उसकी जो सबलाइम टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे बताया जा रहा है इसकी टेम्परेचर की वैल्यू है कुछ 3700 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसके पीछे रीज़न पूछा गया जो इतने ज़्यादा टेम्परेचर क्यों है, मतलब कौन सी रीज़न के लिए है। तो देखो ये जो सबलाइम टेम्परेचर, पहले तुम्हें जानना होगा सबलाइम टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है, मतलब जब तुम्हारा एक सॉलिड से गैस बन रहा है, सबलाइम मतलब सॉलिड से गैस बन रहा है, तो यहाँ पे इसकी इतने ज्यादा टेम्परेचर होने की जो बेसिकली रीजन है दैट इज द स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड होने के कारण से इसकी टेम्परेचर इतना ज्यादा है, तो यहाँ पे बेसिकली जो रीजन होगा होगा आंसर बी, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट इंटरेक्शन इन द सॉलिड एंड वीकर एंड फ्यूअर कोवैलेंट इंटरेक्शन इन द गैस फेज, बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट इंटरेक्शन एग्जिस्ट करता है ये होता है सॉलिड फेज में, सॉलिड, क्योंकि देखो कोई भी एक सॉलिड स्ट्रक्चर और कोई एक गैस स्ट्रक्चर, तो सॉलिड और गैस के बीच में ऑब्वियसली सॉलिड की जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, जो गैस की स्ट्रक्चर होता है उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो गैस में क्या होता है वीक इंटरेक्शन ऑब्जर्व किया जाता है, गैस में क्या होता है वीक इंटरेक्शन होता है, और सॉलिड में क्या होता है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, तो यहाँ पे आंसर जो बी बताया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट इंटरेक्शन इन सॉलिड एंड वीकर एंड फ्यूअर कोवैलेंट इंटरेक्शन इन गैस फेज, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। ऑप्शन सी में दोनों में स्ट्रॉन्ग बोला गया है, सॉलिड और गैस में, असल में दोनों में स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ओनली सॉलिड में स्ट्रॉन्ग होता है, और जो गैस होता है वहां पे वीकर इंटरेक्शन ऑब्जर्व किया जाता है, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा बी। Next question, that is a hydride that readily liberated hydrogen gas on the reaction with water. तो यहाँ पे कौन सा हाइड्राइड है जो जल्दी जल्दी हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा अगर वाटर के साथ रिएक्शन करे, तो यहाँ पे आंसर होगा CH2। अगर कैल्शियम हाइड्राइड है इसके अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तुम्हें पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और उसके साथ साथ एक H2 निकल जाता है, एक्सोथर्मिक मतलब डेल एच की वैल्यू नेगेटिव, एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज करता है, मतलब गर्म हो जाता है, ठीक है, गर्म हो जाता है, तो CaH2 उसके साथ 2H2O का जब रिएक्शन हुआ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, तो ये निकल गया, ठीक है, और ये यहाँ पे जो आंसर हुआ तो फिर आंसर हो गया बी, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ वाटर का रिएक्शन किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस वो लिबरेटेड हो चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग, विच वन इज द रिपीटिंग यूनिट ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन की यहाँ पे जो स्ट्रक्चर गिवन है
तो यहाँ पे बोल रहा है कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट होगा। रिपीटिंग मतलब एक यूनिट बार बार आएगा, ठीक है, पॉलीमर जैसा, जो पॉलीमर होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो रिपीटिंग यूनिट होगा वो होगा तुम्हारा आंसर बी, ठीक है। क्या होगा, आंसर बी होगा। क्या होगा, दो साइड, दोनों मिथाइल है और ये क्या करेगा ऐसे, ऐसे रिपीटिंग यूनिट बनाता है, ठीक है। तो देखो हर सिलिकॉन में यहाँ पे क्या है, हर सिलिकॉन में दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है और ऊपर और दो मिथाइल। ये क्या हो रहा है, रिपीटिंग यूनिट, एक पॉलीमर बन रहा है और कोई स्ट्रक्चर पे नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिपीटिंग यूनिट जो पॉलीमर बन रहा है वो मेरा कौन बन रहा है, पॉलीमर यहाँ पे बना रहा है मेरा आंसर बी, ठीक है। तो तुम लोग इस क्वेश्चन को नोट करो एंड उसके साथ साथ आंसर को भी नोट करके रखो, वीडियो को पॉज करके हर क्वेश्चन को होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, air oxidation of sodium metal produce a hygroscopic compound X which is reacts with CO2 to produce Y and find X and Y। तो तुम्हें X और Y को निकालना है। तो क्या बोला गया, पहले सोडियम को जो है, सोडियम को तुम्हें, सोडियम जो मेटल है उसको एआर के साथ रिएक्शन किया गया। एआर मतलब जो ऑक्सीजन है एआर में, ठीक है, एआर है। तो तुम्हें क्या बनता है, तुम्हें यहाँ पे Na2O2 बनता है, सोडियम पारोक्साइड, सोडियम पारोक्साइड। ये तुम्हारा क्या बन चुका है, सोडियम पारोक्साइड। उसके साथ और एक बार वाटर का रिएक्शन होगा तो मेरा क्या बनता है, जो Na2O2 इसके साथ वाटर का जो बनेगा, ठीक है। पहले देखो Na और O2 के साथ रिएक्शन, सोडियम पारोक्साइड जो है, ए है तुम्हारा हाइड्रोस्कोपिक कंपाउंड, उसके साथ वाटर का रिएक्शन होगा तो बनेगा NOH, ठीक है, NOH, ठीक है। ये जो तुम्हारा बन रहा है, दैट इज एक्स, इसके साथ वापस CO2 का रिएक्शन होगा, ठीक है। तो CO2 के साथ रिएक्शन होने के बाद तुम्हें बनेगा NO2CO3, सोडियम कार्बोनेट, और ए तुम्हारा बन जाएगा Y। तो एक्स क्या है तुम्हारा NOH और Y क्या है Na2CO3, ठीक है। आंसर क्या बन चुका है, सी। तुम्हारा एक्स बन चुका है NOH और Y जो NOH के साथ और एक बार उसका रिएक्शन होने के बाद मेरा जो बन चुका है Na2CO3 वो मेरा बन जाएगा Y। चलो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ HNO3 with P4 and P4O10 रेस्पेक्टिवली। देखो अगर तुम P4 के साथ HNO3 का रिएक्शन कराते हो तो तुम्हारा क्या बनता है, तुम्हें बनता है H3PO4 प्लस NO2 प्लस H2। और अगर तुम इसी रिएक्शन को तुम P4O10 के साथ कराते हो तो तुम्हारा क्या बनता है, तुम्हें बनता है HPO3 प्लस N2O5। तो तुम्हें यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, NO2 और N2O5। NO2 और N2O5 कहाँ पे, आंसर सी में है, तो ये हो जाएगा आंसर सी। तो इन सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे कुछ रिएक्शन इंफॉर्मेटिव है, ठीक है। तो इनको तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना होगा, तभी तुम इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं तो तुम इस तरीके के क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इंफॉर्मेटिव है। Among the given compound मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, देखो यहाँ पे जो मोस्ट स्टेबल हैलोजन है दैट इज द SF6। SF6 यहाँ पे एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनाता है और ये हाईली स्टेबल कंपाउंड होता है, ठीक है। एक ऐसे परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड जिसको बोला जाता है।
परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। तो इसी कारण से क्या है, ये हाईली स्टेबल कंपाउंड होता है। इनफैक्ट ये जो कंपाउंड है ना, ये इनर्ट टू हाइड्रोलाइसिस, इनर्ट टू हाइड्रोलाइसिस मतलब इसके अंदर अगर हम लोग वाटर दे देंगे तो हमारा क्या होगा, ये हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। मतलब वाटर भी अगर इसके अंदर दे देंगे तो मतलब हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, क्योंकि ये कंपाउंड इतना ज्यादा स्टेबल है ना, इतना स्टेबल है जो ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इज अ हाईली स्टेबल कंपाउंड, ठीक है, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। दैट इज अ हाईली स्टेबल। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सारे रिएक्शंस को नोट करके रखना। द हाइड्रोलाइसिस of which of the following compounds would yield phosphorus। देखो यहाँ पे जो बात है, यहाँ पे PCl3, अगर PCl3 के साथ हम लोग वाटर दे देते हैं, ठीक है, तो तुम्हारा H3PO3 बनता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा -6 + 3, तो यहाँ पे +3 है, ठीक है, और यहाँ पे +3 था। और जो PCl5 है, देखो PCl5 -5 और +5, और इसके अंदर वाटर देंगे तो तुम्हारा H3PO4 बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा +5। मतलब जो तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट में होता है, इस बात को हमें याद रखना, जो ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारा रिएक्टेंट में होता है वही ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारा प्रोडक्ट में भी आता है। जैसे PCl3 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट था +3, इसलिए प्रोडक्ट में भी +3 आएगा। PCl5 में मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट था +5, तो प्रोडक्ट में मेरा +5 ही आएगा। तो यहाँ पे जो तुम देख रहे हो ना, यहाँ पे जो तुम देख रहे हो, तुम्हारे जो कंपाउंड दिया गया है H3PO3, यहाँ पे +3 है, तो कौन से रिएक्टेंट में तुम्हारा +3, और +3 तुम्हारा है ऑप्शन डी में PCl3 में, तो आंसर हो जाएगा PCl3। मतलब रिएक्टेंट में जो मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेरा सेम ही होगा। ओके, रिएक्टेंट में मेरा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेरा सेम ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो हमें कंपाउंड दिया गया है, compound X on heating with produce a new solid P and gas Q. The Q absorbed by KOH. The Q is, ठीक है, तो हमें एक ऐसे गैस के साथ रिएक्शन कराया गया, ठीक है, जो बोल रहा है तुम्हारा जो बनेगा प्रोडक्ट। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, देखो हमें जो KOH को एब्जॉर्ब करता है, देखो KOH को एब्जॉर्ब कौन करता है, KOH को एब्जॉर्ब करता है CO2, क्योंकि CO2 एक पाई एक्सेप्टर होता है, CO2 ऐसे लिखते हैं, और KOH जो है K+OH- OH- आकर CO2 को अटैक करता है, और तुम्हारा हमारा देखते हैं जो ओके ऐसे बनता है, ठीक है, बेसिकली यहाँ से हमारा जो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो CO2 है, CO2 एक एसिड की तरह बिहेव करता है, तो CO2 क्या करेगा, जो बेस है मेरा KOH उससे एब्जॉर्ब होगा, जो मेरा बेस है KOH उससे एब्जॉर्ब होगा। उसके बाद मुझे बोला गया था रिएक्शन, तो Q मुझे मिल गया यहाँ पे, द रिएक्शन बिटवीन P एंड वाटर फॉर्म ए न्यू कंपाउंड R। The compound R gives bleaching powder on reaction with Cl2. The compound X is, देखो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर का, तो CaOCl मेरा किसके साथ बनेगा, ठीक है,
मेरा किसके साथ रिएक्शन होने के बाद ए बन सकता है, क्या लग रहा है तुम्हें? तुम्हें यहाँ पे कैल्शियम है, तुम्हें ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम है, और मेरा कौन सा कंपाउंड में यहाँ पे कैल्शियम है? आंसर सी में, तो मेरा आंसर सी हो जाएगा आंसर, क्योंकि तुम्हें ब्लीचिंग पाउडर बना जा रहा है एक्स के साथ रिएक्शन होने के बाद। तो एक्स क्या पूछा गया है? तो अभी मेरा ब्लीचिंग पाउडर क्या है तो मुझे जानना होगा। ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मूला है CaOCl2। तो CaOCl2 अगर ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मूला है तो मेरा जो रिएक्टेंट होगा उसमें कैल्शियम होना होगा, तभी ना वो ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस करेगा। तो कैल्शियम कौन सी ऑप्शन है? कैल्शियम तुम्हारा आंसर सी में है, तो आंसर बन जाएगा सी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहां पे बोला गया है द रिएक्शन ऑफ AgNO3, the reaction of AgNO3 with KCl in an aqueous environment leads to an insoluble product P. Treatment of P with excess KCl leads to its dissolution because of the formation of Q, P and Q respectively R. तो क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक बेस है, अच्छे से समझो। तुम्हें सबसे पहले जो AgNO3 है उनके साथ KCl का रिएक्शन कराया गया, तो तुम्हें क्या बना? AgCl प्लस KNO3। ये जो AgCl है, देखो ये जो AgCl फॉर्मेशन हो रहा है ये मेरा P फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अभी इस P एक्सेस KCl, AgCl के साथ मैंने क्या दिया? KCl दे दिया, कितने? एक्सेस क्वांटिटी में। तो मेरा क्या बने? AgCl2 माइनस, माइनस क्यों? देखो -2 और Ag का +1, तो माइनस प्लस के प्लस के रिलीज हो रहा है ना, क्योंकि KCl का एक क्लोरीन तो AgCl के साथ चला गया, तो K प्लस ऐसे फ्री रहेगा। तो ये वाला जो फॉर्म हो रहा है ये मेरा क्या फॉर्म हो रहा है? Q। पहले मैंने AgNO3 के साथ KCl का रिएक्शन कराया, तो मेरा AgCl प्लस KNO3 का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद उसी AgCl जो मेरा P कंपाउंड फॉर्म हुआ है उसके साथ KCl मैंने एक्सेस दे दिया, तो मेरा AgCl2 माइनस फॉर्म हुआ, और ये जो AgCl2 माइनस फॉर्म हुआ ये हो गया Q। तो मेरा आंसर क्या हुआ? AgCl एंड AgCl2 माइनस, तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, BF3 on reaction of BF3 with NaBH4 leads to the formation of stable gaseous boron compound P. The compound P reacts with Me3N gives Q. तो P और Q को फाइंड करने बोला गया। देखो जब BF3 इसके साथ हम लोग NaBH4 का रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनता है B2H6। इसका नाम क्या है? इसको बोला जाता है डाइबोरेन, ठीक है। और इस डाइबोरेन मेरा क्या है? P है। डाइबोरेन की स्ट्रक्चर तुम्हें पता है, जैसे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड करता है, एक बनाना बॉन्ड, ठीक है। इसकी जो ए वाला बॉन्ड है इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोला जाता है। अभी ये जो बोरॉन है, बोरॉन क्या हो? बोरॉन के पास क्या होता है? वैकेंट पी, वैकेंट पी। तो जो Me3N है ये क्या है? ये तुम्हारा एक बेस है, बेस, लुईस बेस। तो ये क्या करता है? जो BH3 है इसकी जो वैकेंट पी है वहां पे अपना लोन पेयर को डोनेट करता है, और डोनेट करने के बाद ये क्या होता है? ऐसे एडक्ट फॉर्मेशन में रहता है, BH3 डॉट NaBH3। क्या फॉर्मेशन? एडक्ट।
तो यहाँ पे एडक्ट फॉर्मेशन में कहाँ पे है, जो एडक्ट फॉर्मेशन में है वो है तुम्हारा ऑप्शन ए में, तो दैट इज द क्यू। तो क्या किया हम लोगों ने, पहले BF3 और NaBH4 के साथ रिएक्शन कराए, तो B2H6 का फॉर्मेशन हुआ। उसी B2H6 के साथ अगर Me3N का रिएक्शन कराया तो हमारा BH3 एंड NMe3 फॉर्म हुआ। BH3 और NMe3 का क्या हुआ, एक एडक्ट फॉर्मेशन हुआ, जो हमारा क्या है, Q है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The oxidation state of nickel atom in the coordination compound NiAmmonia Cl, ये जो कंपाउंड हमारा है, यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। किसका निकालना है, निकेल का। तो एमोनिया का 0 होता है, क्लोरीन का -1 होता है, इस क्लोरीन का -1 होता है, तो इस निकेल का क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली +2 हो जाएगा। क्लोरीन क्लोरीन -1, तो इस निकेल का क्या हो जाएगा, +2। तो आंसर डी बन जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन था। दोनों क्लोरीन था तो दोनों क्लोरीन का क्या हो जाएगा, -1। तो मिडिल में जो यहाँ पे निकेल है, निकेल का क्या हो जाएगा, दैट इज द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। Reaction of Na2H2O3 with 2 equivalent of HCl produce a gas X. Solution of Y in water is acidic in nature. X is. तो हमें यहाँ पे जो बताया गया है, जो Na2SO3 इसके साथ जो 2 इक्विवेलेंट ऑफ HCl का रिएक्शन कराया गया, तो हमें क्या बना, हमें बनता है 2NaCl प्लस H2O प्लस SO2। ठीक है, अभी जो मेरा X बन रहा है, यहाँ पे X मेरा कौन हो रहा है, यहाँ पे जो X हो रहा है वो दैट इज SO2, और इसी SO2 के साथ अगर वाटर का रिएक्शन होगा, हमें बोला गया X ऑन द रिएक्शन विथ एसिडिक सॉल्यूशन, तो मेरा ए बन जाएगा H2SO3। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड। जैसे H3PO4 का नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका नाम होता है सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड SO2 plus H2O, तो H2SO3 that is the sulfurous acid। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ H3PO3। H3PO3 का स्ट्रक्चर क्या है। देखो H3PO3 यहाँ पे देख सकते हो, इसकी जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह का होता है। ठीक है, मतलब ये बेसिकली डाई बेसिक एसिड होता है। डाई बेसिक क्यों, क्योंकि 2 H है, डाई बेसिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए। तुम देखो डाई बेसिक है, इसलिए 2 आयोनाइजेशन कांस्टेंट गिवन है। 2 आयोनाइजेशन कांस्टेंट गिवन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2 OH ग्रुप है। 2 OH ग्रुप होने के कारण से यहाँ पे डाई बेसिक एसिड, तो 2 आयोनाइजेशन कांस्टेंट गिवन है, क्योंकि 2 H प्लस को रिलीज करेगा, तो इसलिए 2 आयोनाइजेशन कांस्टेंट। Which of the following compound is known as silane? सिलेंस हम लोग किसको बोलते हैं, सिलिकॉन हाइड्राइड, सिलिकॉन हैलाइड, सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड या सिलिकॉन ऑक्साइड। तो यहाँ पे जो हम लोग सिलेंस बोलते हैं वो बोलते हैं सिलिकॉन हाइड्राइड को। जो सिलिकॉन हाइड्राइड होता है उसको ही हम लोग क्या नाम देते हैं, उसका नाम देते हैं सिलेंस। ठीक है, SiH4 सिलिकॉन ग्रुप 14 में है, जैसे कार्बन की ग्रुप में जैसे CH4 होता है, ऐसे SiH4 भी होता है। The number of 2 center 3 electron bond in aluminium
AlCl3, ठीक है, AlCl3 देखो, AlCl3 जो है ये इस लुक लाइक जब B2H6 जैसे कराए, तो एल्युमिनियम यहाँ पे दोनों डाइमर हो गया, ठीक है। देखो ये जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड की जो ए वाला जो सेंटर है, ए वाला जो बनाना बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, ये क्या है तुम्हारा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ब्रिज बॉन्ड कितने हैं, इधर नीचे भी एक है, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितना है, वो है तुम्हारा 2। और जो इसकी साइड में है ये वाला बॉन्ड, ये वाला क्या है, ये वाला तुम्हारा 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला तुम्हारा क्या है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, देखो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड अगर देखा जाएगा 1 2 3 4, 4 है। चार है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है द नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, द नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। देखो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स तुम्हारा 4 है, बट अगर मैं तुम्हें पूछूंगा जो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स कितना है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 बॉन्ड है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो तुम्हें बॉन्ड पूछा या इलेक्ट्रॉन पूछा, इसको देखना। जैसे यहाँ पे बॉन्ड पूछा है तो 4 बताओगे, बट अगर इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो वहां पे 8 बताओगे। डाइफॉस्फोरिक एसिड हैज नो पीपी बॉन्ड इज। देखो ये जो स्ट्रक्चर है, इस तरह की क्वेश्चन इंफॉर्मेटिव हो जाता है, जहां पे हम लोगों को पता है इसकी जो स्ट्रक्चर, हमारा ये होता है तुम्हारा जो डाइफॉस्फोरिक एसिड H4P2O5, तो यहाँ पे एक OH 2 OH 2 OH है, तो बेसिकली इसकी आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा एक डाइबेसिक एसिड, ये तुम्हारा एक डाइबेसिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा गेट एक्सेल लाइफ साइंस की कंप्लीट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन 2014 में आया था, रिसेंट ईयर में मेन ग्रुप एलिमेंट्स की क्वेश्चन नहीं आ रहा है गेट एक्सेल लाइफ साइंस में, ठीक है। तो आशा करता हूँ तुम लोग को सारे क्वेश्चन समझ आ चुका है। थैंक यू सो मच।